2025 में फिर जागा ब्रह्मास्त्र का रहस्य। जिस अस्त्र को चलाने के लिए स्वयं देवताओं को मंत्रों की साधना करनी पड़ती थी, जिसके प्रभाव से एंटायर युद्ध भूमि शांत हो जाया करती थी, जिसका एक बार प्रयोग हो जाने पर पूरा नगर, वन और यहां तक कि धरती तक हिल उठती थी, वही ब्रह्मास्त्र क्या अब 2025 में फिर से जाग चुका है? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि खोई हुई एक प्राचीन तकनीक है? क्या भारत अब उस रहस्यमयी शक्ति की ओर फिर से बढ़ चला है जो कभी त्रेता और द्वापर युग में देवों और महायोद्धाओं के हाथों नियंत्रित होती थी? आज के वैज्ञानिक युग में जब मिसाइलें, लेजर और साउंड वेपन विकसित हो रहे हैं, तो क्या ब्रह्मास्त्र जैसी दिव्य शक्ति को फिर से जागृत करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? भारत चुपचाप कर रहा है ऐसी शक्ति की तैयारी जो न केवल विज्ञान का चरम होगा, बल्कि सनातन ज्ञान का पुनर्जागरण भी। ब्रह्मास्त्र का पौराणिक रहस्य, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसे केवल वे ही चला सकते थे जो आत्मसंयमी, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी और मंत्र सिद्ध योगी हो। यह कोई साधारण शस्त्र नहीं था, बल्कि एक चेतन अस्त्र था, ब्रह्मा द्वारा निर्मित, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित। रामायण में हम देखते हैं कि रावण का पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद इस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का अभ्यास करता था। वहीं महाभारत में अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण और भीष्म जैसे योद्धाओं को इसका ज्ञान प्राप्त था, परंतु इसे चलाने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती थी। जब ब्रह्मास्त्र चलाया जाता था तो आकाश में एक असहनीय ताप प्रकट होता था। चारों दिशाएं अंधकार में डूब जाती थी, पक्षी आकाश से गिरने लगते थे, वनस्पतियां झुलस जाती थी और आकाशगंगा में कंपन होने लगता था। वर्णन मिलता है उसके प्रहार से नदियां उल्टी बहने लगीं, अग्नि बिना ईंधन के जल उठी, पृथ्वी का ध्रुव कंपन करने लगा और एक रहस्यमयी ध्वनि आकाश को चीरती हुई निकल गई। ये मंत्र चालित अस्त्र ध्वनि तरंगों और मानसिक एकाग्रता के माध्यम से सक्रिय होता था। ऐसा माना जाता है कि इसकी ऊर्जा को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि एक बार यदि लक्ष्य भटक गया तो संपूर्ण नगर, वन, यहां तक कि भूगर्भ तक इसका विनाश पहुंचता था। महाभारत के एक प्रसंग में जब अश्वत्थामा ने रात के समय ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसकी ऊर्जा इतनी घातक थी कि आने वाली पीढ़ियों तक उसका प्रभाव रहा। उसने गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने दिव्य रूप से उस ऊर्जा को रोककर जीवन की रक्षा की। इसी कारण कृष्ण ने स्वयं अश्वत्थामा से ब्रह्मास्त्र की शक्ति वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपनी साधना से इसे वापस खींच लिया, लेकिन अश्वत्थामा न तो उसकी वापसी में समर्थ था और न ही उसमें वह मानसिक स्थिरता बची थी। इसलिए शाप दिया गया कि वह युगों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, दुख और असहायता में, उसे एक अपराध की सजा के रूप में। और यही कारण था कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग वर्जित कर दिया गया, क्योंकि यह शक्ति निर्माण नहीं, केवल पूर्ण विनाश के लिए थी। इसका संतुलन यदि बिगड़ता तो पूरी मानव सभ्यता दांव पर लग जाती। आज के विज्ञान में हम इसे क्या कह सकते हैं? एक अल्ट्रासोनिक वेपन, या न्यूक्लियर से भी उच्च स्तर की एंटी मैटर तकनीक, या फिर ऐसा शस्त्र जिसे मानसिक तरंगों से नियंत्रित किया जा सकता था? सवाल यही है, क्या यह सब केवल पौराणिक कल्पना है या फिर खो चुकी एक प्राचीन वैज्ञानिक तकनीक जो अब 2025 में धीरे धीरे फिर से जाग रही है? एक भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी हजारों वर्ष पहले जब ब्रह्मास्त्र की कल्पना की गई थी, तो क्या वह केवल एक पौराणिक कथा थी, या फिर यह उस दिव्य तकनीक का वर्णन था जिसे आज के वैज्ञानिक मिसाइल टेक्नोलॉजी कह रहे हैं? आज वर्ष 2025 में भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां विज्ञान और सनातन ज्ञान एक दूसरे के सामने खड़े नहीं, बल्कि एक दूसरे में समाहित हो रहे हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पिछले कुछ दशकों में वह कर दिखाया है जो कभी असंभव माना जाता था। आज भारत के पास है ऐसी मिसाइलें जो न केवल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है, बल्कि अंतरिक्ष के पार भी निगरानी और आक्रमण में सक्षम है। अग्नि, भारत की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसे किसी भी मौसम या वातावरण में दागा जा सकता है।
यह आधुनिक ब्रह्मास्त्र की पहली झलक है। पृथ्वी मिसाइल श्रृंखला कम दूरी की युद्ध स्थितियों के लिए विकसित की गई ये मिसाइल अत्यंत सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाती है। इसकी गति और विस्फोटक क्षमता इतनी घातक है कि दुश्मन को संभलने का भी समय नहीं मिलता। और फिर आता है भारत का वह शस्त्र जिसका नाम ही ब्रह्म से प्रेरित है, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मार्च 8 तक की गति यानी आवाज से 3 गुना तेज। यह हवा से, जमीन से और समुद्र से दागी जा सकती है। इसके चलते इसे त्रिलोक विजेता के रूप में देखा जाता है, जैसे पौराणिक ब्रह्मास्त्र तीनों लोकों में अपना प्रभाव दिखाता था। इसकी सटीकता ऐसी है कि 1 इंच की गलती नहीं करता और इसका टारगेटिंग सिस्टम इतना उन्नत है कि यह स्वयं लक्ष्य की पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है। अब बात करते हैं भारत की अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी की, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो मार्च 8 से ऊपर की गति से चलती है। ये मिसाइलें इतनी तेज होती है कि दुश्मन को रडार पर दिखने से पहले ही प्रहार हो चुका होता है। भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के माध्यम से इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी अदृश्य बनने की कला। इस तकनीक के माध्यम से भारतीय मिसाइलें रडार पर नहीं आती। दुश्मन को तब तक कुछ पता नहीं चलता जब तक उसका मुख्यालय ध्वस्त न हो चुका हो। ऑटोनोमस टारगेटिंग सिस्टम्स। अब मिसाइलें केवल आदेश पर नहीं चलती, ये स्वयं सोचती है, पहचानती है और निर्णय लेती है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युद्ध में प्रवेश है। ये सब केवल आधुनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि हम कहीं न कहीं उसी सनातन ज्ञान की ओर लौट रहे हैं, जहां अस्त्रों को मंत्रों और मानसिक शक्ति से संचालित किया जाता था। क्या यह संयोग है कि इन मिसाइलों में ब्रह्म, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल जैसे नाम हैं? या यह संकेत है कि भारत अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला? भारत की आधुनिक मिसाइलें अब केवल धातु और बारूद नहीं, ये भारत के प्राचीन ऋषियों के उस विज्ञान की पुनरावृत्ति है जो चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांड की समझ से उत्पन्न हुआ था। आज हम कह सकते हैं, ब्रह्मास्त्र कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह चेतन शक्ति थी जो अब विज्ञान की भाषा में फिर से लौट रही है। ब्रह्मास्त्र बनाम न्यूक्लियर बम, एक रहस्यमयी तुलना। और ब्रह्मास्त्र या न्यूक्लियर बम, कौन है मानवता के लिए बड़ा खतरा? कल्पना कीजिए, एक और वो अस्त्र जिसे चलाने से पहले महायोद्धाओं को आत्मसंयम, ध्यान और दिव्य अनुमति लेनी पड़ती थी, और दूसरी ओर एक ऐसा बटन जिसे दबाते ही हजारों किलोमीटर का जीवन कुछ ही सेकंड में भस्म हो जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2 विध्वंसक शक्तियों की, ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर बम की। आज हम जानेंगे कि ये दोनों कितने समान हैं और कितने अलग। पहली तुलना, शक्ति। ब्रह्मास्त्र, इसकी शक्ति सिर्फ परमाणु स्तर तक सीमित नहीं थी। यह तप, मंत्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संयोजन था। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था तो आकाश में आग की लपटें उठती थी, धरती कांपने लगती थी और नदियों की दिशा तक बदल जाती थी। यह केवल भौतिक अस्त्र नहीं था, यह धार्मिक चेतना का अस्त्र था। यह परमाणु विखंडन या संलयन पर आधारित है। जब इसे छोड़ा जाता है तो प्रचंड तापमान और भयंकर रेडिएशन सैकड़ों किलोमीटर तक फैलता है, लेकिन इसका दायरा केवल भौतिक होता है। यह प्रकृति के साथ कोई संवाद नहीं करता, यह सिर्फ विनाश करता है। दूसरी तुलना, नियंत्रण। इसे चलाने के लिए विशेष मंत्रों की सिद्धि, गुरु की अनुमति और आत्मनियंत्रण अनिवार्य था। हर योद्धा इसे नहीं चला सकता था। यह संयम और धर्मनिष्ठा की कसौटी पर खरा उतरने वालों के लिए था। यह इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि इसका दुरुपयोग पूरा संसार नष्ट कर सकता था। न्यूक्लियर बम, आज यह केवल कोड्स, कंप्यूटर सिस्टम और रणनीतिक आदेशों से नियंत्रित होता है। इसका निर्णय कुछ नेताओं और अधिकारियों के हाथ में होता है। कभी कभी यह नियंत्रण पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता, जैसे कि मिसाइल सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी या गलती से ट्रिगर हो जाना। तीसरी तुलना, प्रभाव, इंपैक्ट। ब्रह्मास्त्र, इसका प्रभाव केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि पर्यावरण, जलवायु और चेतना स्तर तक जाता था। कथा अनुसार जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो गर्भ में पल रहे बच्चे तक प्रभावित हो गए थे।
परंतु इसके पहले शत्रु पक्ष को चेतावनी दी जाती थी कि वे युद्ध भूमि छोड़ दे। यह युद्ध का धर्म था। न्यूक्लियर बम, इसमें न चेतावनी होती है, न चयन की कौन बचेगा कौन नहीं। हिरोशिमा और नागासाकी इसका उदाहरण है, जहां लाखों निर्दोष नागरिक मारे गए, और आज भी उस रेडिएशन का असर वहां की संतानों पर देखा जा सकता है। चौथी तुलना, वापसी, ब्रह्मास्त्र। ऐसा कहा गया है कि यदि साधक की साधना पूर्ण हो तो वह चलाए गए ब्रह्मास्त्र को मंत्र द्वारा वापस बुला सकता है। यह अस्त्र केवल नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि आत्मज्ञान और विवेक की परीक्षा भी था। न्यूक्लियर बम, एक बार छोड़ दिया जाए तो फिर कोई वापसी नहीं होती, सिर्फ पछतावा और विनाश का इतिहास शेष रह जाता है। तो क्या आधुनिक विज्ञान उस सनातन विज्ञान के सामने आज भी शिशु के समान है? शायद, क्योंकि ब्रह्मास्त्र न केवल शक्ति थी, बल्कि संयम, ज्ञान और धर्म का अंतिम प्रमाण भी। न्यूक्लियर बम वह सिर्फ एक हथियार है, बिना आत्मा के, बिना चेतावनी के, और शायद यही अंतर हमें भविष्य की दिशा तय करने में मदद कर सकता है। ब्रह्मास्त्र केवल अस्त्र नहीं था, वह चेतावना थी, और यह चेतावना अब फिर से जाग रही है। 2025 क्या भारत बना रहा है नया ब्रह्मास्त्र, जिसे कभी केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा समझा गया, आज वही अस्त्र विज्ञान की प्रयोगशालाओं में पुनः जन्म ले रहा है। ब्रह्मास्त्र जिसे चलाने के लिए मंत्रों की शक्ति चाहिए थी, आज उसे बनाने के लिए कोड, कंप्यूटर और क्वांटम टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। क्या यह मात्र संयोग है या कोई गुप्त योजना जिसके पीछे वर्षों की साधना है, पर आधुनिक विज्ञान की साधना? भारत के DRDO, इसरो और रक्षा मंत्रालय के भीतर चालू हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी चर्चा आम जनता क्या, कई देशों को भी नहीं है। आइए परत दर परत खोलते हैं इस रहस्य के आधुनिक रूप को। पहला संकेत, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। जब प्रकाशी अस्त्र बन जाए, हमारे ऋषियों ने कहा था, तेज से तेज को काटो। आज वह तेज लेजर की किरण बन चुका है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी ऐसी तकनीक जहां मिसाइल या गोला बारूद की जरूरत नहीं, एक केंद्रित लेजर बीम जो दुश्मन के सैटेलाइट, ड्रोन या मिसाइल को बिना शोर के सेकंडों में भस्म कर दे। भारत इन हथियारों को भूमि, वायु और समुद्र तीनों मोर्चों पर तैयार कर रहा है। कहा जाता है कि लेजर वेपन को आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसका परिणाम सबको दिखता है। क्या यह उस ब्रह्मास्त्र की तरह नहीं जो एक बार छोड़ा गया तो सृष्टि के स्वरूप को बदल देता था? दूसरा संकेत, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। जब गति ही अस्त्र बन जाए। महाभारत में कहा गया था, जब अस्त्र छोड़ा गया तो किसी को पता ही नहीं चला, केवल उसके परिणाम ने सबको झकझोर दिया। आज वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। इनकी रफ्तार ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होती है। ये हवा को चीरते हुए शत्रु की सीमा में घुसते हैं और कोई राडार इन्हें पहचान नहीं पाता। भारत अब इस दिशा में तेजी से निवेश और परीक्षण कर रहा है, एक ऐसा हथियार जो भविष्य के युद्ध में निर्णायक साबित होगा। क्या यह आधुनिक काल का वह अस्त्र नहीं जिसके लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई थी? तीसरा संकेत, क्वांटम गाइडेंस सिस्टम। जब बुद्धि बने ब्रह्मास्त्र की शक्ति, आप सोच सकते हैं टारगेट मिस हो जाए तो क्या होगा? उत्तर है क्वांटम गाइडेंस सिस्टम। यह तकनीक ब्रह्मास्त्र को बनाती है अभेद्य और अपरिहार्य। ना GPS जैम करेगा, ना सिग्नल खोएगा, क्योंकि यह अस्त्र क्वांटम विज्ञान के आधार पर स्वतः अपने लक्ष्य को खोजता है। एक ऐसी तकनीक जिसका अस्तित्व ही इस बात पर आधारित है कि तुम उसे समझ नहीं सकते, केवल परिणाम झेल सकते हो। क्या यह वही बुद्धि से संचालित अस्त्र नहीं जिसकी बात वेदों प्रज्ञा प्रेषित शक्ति के रूप में की गई है? चौथा संकेत, मिशन शक्ति। जब अंतरिक्ष में हुआ परीक्षण, धरती पर मची हलचल। वर्ष 2019, भारत ने अंतरिक्ष में अपने ही एक उपग्रह को नष्ट कर दुनिया को चौंका दिया। मिशन शक्ति, एक ऐसा परीक्षण जिसने यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में भी युद्ध की तैयारी में सक्षम है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सैटेलाइट विरोधी प्रणाली थी, या इसका संबंध उस ब्रह्मास्त्र चेतना से है जो त्रिलोक में कंपन ला सकती थी? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं यह परीक्षण एक संकेत था, संकेत उस तकनीकी चेतना का जिसे अब तक भारत ने छुपा कर रखा है। तो प्रश्न यह है,
क्या भारत सचमुच बना रहा है एक ऐसा अस्त्र जो ब्रह्मांडीय स्तर पर संतुलन बना सके? क्या यह वही अस्त्र होगा जो भविष्य में अधर्म और अन्याय के विरुद्ध शक्ति का अंतिम विकल्प बनेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए जब ब्रह्मास्त्र फिर जागेगा, लेकिन इस बार विज्ञान की कोख से? आध्यात्मिक दृष्टिकोण, मंत्र और विज्ञान का मेल। जब विज्ञान झुकता है मंत्रों के आगे, अध्यात्म और टेक्नोलॉजी का संगम। कल्पना कीजिए, एक ऋषि हिमालय की गुफा में बैठा है। उसके चारों ओर कोई मशीन नहीं, कोई उपकरण नहीं, लेकिन उसकी चेतना इतनी शक्तिशाली है कि केवल एक मंत्र के उच्चारण से वह आकाश में आग पैदा कर सकता है। अब दृश्य बदलिए, आज की एक हाईटेक लैब जहां वैज्ञानिक ध्वनि की तरंगे भेजकर कणों की गति बदलते हैं, सामान्य धातु को भी कंपा देते हैं। क्या ये दोनों घटनाएं एक ही सत्य की दो विधाएं नहीं है? प्राचीन भारत में ध्यान, मंत्र और विज्ञान तीनों एक सूत्र में बंधे थे। मंत्र कोई जादुई शब्द नहीं था, यह था एक सटीक गणना, एक विशुद्ध ध्वनि तरंग जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से संवाद करती थी। आज हम साउंड फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस, वाइब्रेशनल एनर्जी जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे ऋषि इन्हें सदियों पहले प्रयोग कर चुके थे। मां की ध्वनि को आज के वैज्ञानिक मानते हैं ब्रह्मांड की प्राथमिक गूंज, एक कॉस्मिक बैकग्राउंड वाइब्रेशन। नासा तक ने माना है कि अ की तरंग ब्रह्मांडीय रेडिएशन की मूल प्रकृति से मेल खाती है। तो सवाल उठता है, क्या मंत्र केवल धार्मिक परंपरा है या एक ऐसी ध्वनि आधारित टेक्नोलॉजी जो चेतना के स्तर को बढ़ाकर बाह्य जगत पर प्रभाव डाल सकती है? आज के वैज्ञानिक सोनिक वेपन्स पर काम कर रहे हैं, ऐसी तकनीकें जो केवल ध्वनि से दुश्मन को बेहोश कर देती हैं या बायोसिस्टम को गड़बड़ा देती हैं। हमारे ग्रंथों में वर्णित है ध्वनि अस्त्र, जहां एक विशेष स्वर का प्रयोग एक विशाल ऊर्जा को जागृत कर देता था। ऋषियों ने कहा शब्द ब्रह्म है, और अब विज्ञान कहता है एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। क्या ये दोनों कथन एक ही सत्य के संकेत नहीं है? एक समय था जब अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना की, क्योंकि उसे पता था कि अस्त्रों को पाने के लिए केवल भौतिक शक्ति नहीं, चेतना की शुद्धता और ध्वनि की सिद्धि चाहिए। और अब जब आज के वैज्ञानिक भी क्वांटम साउंड फील्ड्स, बायोअकूस्टिक हीलिंग और रेजोनेंट एनर्जी प्रोजेक्शन पर काम कर रहे हैं, तो क्या ये आधुनिक खोजें प्राचीन ज्ञान की ही पुष्टि नहीं कर रही? तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसी टेक्नोलॉजी था जो मंत्र, ध्यान और चेतना, इन तीनों के संयोग से सक्रिय होती थी? और क्या भारत आज उसी प्राचीन सूत्र को फिर से खोजने की दिशा में चुपचाप मगर निश्चित कदमों से आगे बढ़ रहा है? यदि विज्ञान और अध्यात्म फिर से एक हो जाए, तो क्या यह मानवता का सबसे बड़ा परिवर्तन नहीं होगा? तो सोचिए, क्या ब्रह्मास्त्र फिर से जाग रहा है? क्या ब्रह्मास्त्र फिर जागेगा? क्या यह वही कालचक्र है जब ब्रह्मास्त्र फिर से धरा पर उतरने को है? जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, जब मानवता की रक्षा केवल संवाद से संभव नहीं रहती, तब ब्रह्मास्त्र जागता है। और इतिहास गवाही देता है कि हर युग में जब धर्म संकट में पड़ा, तो कोई न कोई दिव्य शक्ति उस ब्रह्मास्त्र को फिर से चेतन कर देती है। रामायण में राम ने रावण के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का विचार किया। महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच ब्रह्मास्त्र की टक्कर हुई। अब प्रश्न है, क्या वर्ष 2025 उसी चेतना का पुनर्जागरण है? जब भारत अत्याधुनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और क्वांटम तकनीकों के साथ फिर से विश्व मंच पर खड़ा हो रहा है, तो क्या ये वही युग है जहां ब्रह्म और अस्त्र फिर एक होने जा रहे हैं? क्या आज भारत केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि संस्कारों, ध्यान और विज्ञान के संगम से दुनिया को नया मार्ग दिखाने जा रहा है? क्योंकि अंततः ब्रह्मास्त्र केवल विनाश का अस्त्र नहीं था, वह था धर्म की अंतिम रक्षा की शक्ति। और अब जब भारत फिर से चेतना की यात्रा पर है, तो क्या यह उसका संकेत नहीं कि ब्रह्मास्त्र फिर जाग चुका है? अगर ब्रह्मास्त्र फिर जागे, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक गूढ़ वैज्ञानिक सच्चाई थी? क्या आपको विश्वास है कि मंत्र, ध्यान और चेतना की शक्ति आज के तकनीकी युग में भी प्रासंगिक है? अगर हां, तो नीचे कमेंट करें जय श्री राम, जय भारत, क्योंकि जब आप जागेंगे तभी भारत पूरी तरह जागेगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने जैसे जिज्ञासु मित्रों के साथ और सब्सक्राइब करें सनातन संस्कृति हिंदी चैनल को, जहां हर रहस्य हर जान मिलता है सत्य और श्रद्धा के साथ।